दोस्तों, आज की कहानी ऐसे एक शख्स के बारे में है जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के अंदर एनकाउंटर प्रूफ माना जाता है। पुलिस के साथ हुए 2 एनकाउंटर्स के अंदर उसे 19 गोलियां लग गई, फिर भी वो जिंदा बच गया। मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने इस आदमी को ब्लैक मांबा का नाम दिया है। इतना यह शातिर और खतरनाक था और है। एक मामूली चिंदी चोर से लेके छोटा राजन का राइट हैंड बने इस आदमी का नाम है DK राव। दोस्तों, ये नाम उसका असली नाम नहीं है। तो चलो जानते हैं DK राव की कहानी। इस इंसान का असली नाम है रवि मल्लेश बोरा। रवि के पापा लोअर परेल के प्रकाश कॉटन मिल में काम करते थे। रवि का पूरा बचपन गिरगांव में बीता। इनका पूरा परिवार वैसे तो कर्नाटक से था, लेकिन कई सालों से ये मुंबई में आ बसे थे। 2 वक्त का खाना भी रवि के परिवार को नसीब नहीं होता था, इतनी गरीबी थी। और इसीलिए 10वीं कक्षा के बाद आफ्टर 10th स्टैंडर्ड रवि ने स्कूल छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। रवि पढ़ा लिखा तो नहीं था, तो कोई अच्छी जॉब तो नहीं मिल सकती थी। शुरुआत में उसने चौकीदारी का काम किया, जिसमें थोड़ी बहुत तनख्वाह उसे मिल जाती थी। लेकिन रवि का दिमाग कुछ और सोच रहा था। शुरू से ही बचपन से ही रवि की ताकत उसके बदन से ज्यादा, उसकी बॉडी से ज्यादा उसके दिमाग में रही थी। उसकी हाइट महज 5 फुट या 5 फुट से भी कम होगी। पठानों की तरह बहुत लंबा चौड़ा दिखने में वो नहीं था। उसकी बॉडी कोई स्ट्रॉन्ग फिजिक नहीं थी, लेकिन तेज दिमाग और मीठी जुबान उसे जिंदगी में बहुत आगे ले जाने वाले थे। चौकीदार की नौकरी बहुत ज्यादा दिन तक तो नहीं चली। मुंबई में माटुंगा के अंदर खालसा कॉलेज है। उस एरिया के अंदर के 40 लड़कों को जमा करके रवि ने अपना खुद का एक गैंग बना लिया। ये गैंग सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर या एक्सटॉर्शन नहीं करता था। उनका एक ही धंधा था, एक ही काम था, और वो था चोरी। इस गैंग की शुरुआत 1996 में हुई। शुरुआत में छोटी मोटी चोरियां करते थे। राह चलते लोगों को लूट लिया, या कोई बिजनेसमैन कैश जमा करने बैंक में जा रहा है तो उसे लूट लिया। ऐसी छोटी मोटी चोरियों से रवि के गैंग की शुरुआत हुई, लेकिन बाद में उनका टारगेट बना बैंक वैन्स। हर बैंक की हर ब्रांच के ऊपर हर रोज एक वैन आती है, कैश वैन आती है, जिसके अंदर से कैश ट्रांसफर किया जाता है। रवि और उसके साथियों ने इन कैश वैन्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। जो भी कमाई हो रही थी चोरी से, उसके अंदर रवि और उसके साथी खुश थे। बहुत बड़ा गैंगस्टर बनने का रवि का कोई इरादा नहीं था, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। एक दिन रोड पर किसी से उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ते गया, बात बढ़ती गई, और गुस्से के अंदर ना चाहते हुए भी रवि के हाथों उस इंसान का मर्डर हो गया। यह उसके हाथ का पहला मर्डर था। रवि कभी भी खून खराबे में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन गलती हो चुकी थी। मुंबई के कई पुलिस स्टेशन के अंदर उसके नाम से कंप्लेंट्स ऑलरेडी दर्ज थी चोरी के लिए, लेकिन यह पहला मामला था जिसके अंदर उसे मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया। दोस्तों, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक किसी भी अपराधी को जेल क्यों भेजा जाता है? ताकि वो सुधर जाए, ताकि उसको उसके गुनाहों का पछतावा हो, ताकि उसको समाज से अलग रखा जाए, और जब जेल की टर्म वो पूरी करे, जब वो बाहर आए तो एक अच्छा इंसान बन के बाहर आए। लेकिन रियलिटी में होता यह है, और यह बात कई लोगों के साथ, कई गैंगस्टर के साथ हुई है, कि जब भी उस आदमी को जेल भेजा जाता है तो गुनाह की दुनिया में एंटर करने का ट्रेनिंग क्लासरूम बन जाता है जेल उस आदमी के लिए। उस जेल के अंदर वो क्रिमिनल वर्ल्ड के सारे पैतरे सीख लेता है, और जब वो जेल से बाहर आता है तो एक अच्छा आदमी बन के नहीं, बल्कि एक सीजन क्रिमिनल बनकर बाहर आता है। DK राव के बारे में, यानी कि रवि के बारे में भी ऐसा ही कुछ हो गया। जेल में रवि की बाकी के क्रिमिनल्स से, बाकी के गैंगस्टर्स से मुलाकात हुई, और जब वो जेल से बाहर आया तब उसके मन के अंदर का कानून का और पुलिस का डर कंप्लीटली खत्म हो चुका था।
1997 में एक घटना हुई। जुहू पुलिस चौकी के अंदर पोस्टेड थी मृदुला लाड। मृदुला लाड जुहू पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर थी। उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी गई कि उनके एरिया में एक बैंक लूटी जा रही है। मृदुला लाड अपने साथियों के साथ तुरंत उस बैंक के लोकेशन पे पहुंची। जब तक पुलिस वहां पे पहुंची तब तक जो लोग उस बैंक को लूट रहे थे वो लूट का सामान लेकर वहां से निकल ही रहे थे। ये जो लोग थे जो बैंक लूट रहे थे वो दूसरे तीसरे कोई नहीं थे, वो थे डीके राव यानी कि रवि और उसके साथी, उसका एक साथी उसके साथ था। जब पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन्हें सरेंडर करने को कहा तो डीके राव के दोस्त ने गलती कर दी। उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जैसे ही उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया मृदुला लाड ने भी कवर फायर किया। मृदुला लाड ने भी गोली चलाई और वो गोली डायरेक्टली डीके राव के पैर में लग गई। डीके राव अटक गया लेकिन उसका दोस्त वहां से निकल गया। पुलिस ने रवि को पकड़ लिया था। रवि की जेब से एक आईडी कार्ड बरामद हुआ। असल में ये जो आईडी कार्ड था ये उसी बैंक के किसी एम्प्लॉय का था जो बैंक रवि लूट रहा था। उस आईडी कार्ड के ऊपर लिखा था डीके राव। पुलिस को लगा यही नाम है इस व्यक्ति का और इसीलिए पुलिस ने एफआईआर के अंदर वही नाम लिख दिया डीके राव। और तभी से दोस्तों रवि मल्लेश बोरा बना डीके राव। जेल में डीके राव की मुलाकात सुनील मडगांवकर से हुई। सुनील मडगांवकर छोटा राजन का उस जमाने में राइट हैंड हुआ करता था। मुंबई के अंदर जितने भी ऑपरेशन छोटा राजन एग्जीक्यूट करता था वो सारे सुनील मडगांवकर के जरिए एग्जीक्यूट करता था। ये वो दौर है जब छोटा राजन डी कंपनी से अलग हो चुका था और अपनी गैंग बढ़ाने में लगा था। उसे ऐसे ही लोगों की और जवानों की जरूरत थी उसकी गैंग को मजबूत करने के लिए। सुनील ने रवि को छोटा राजन गैंग में शामिल कर लिया। दोस्तों जेल के अंदर जो गया था ना वो एक पेटी क्रिमिनल था, एक चिंदी चोर था जिसका नाम था रवि मल्लेश बोरा। लेकिन जब जेल से जो आदमी बाहर निकला था उसके पास एक नया नाम था डीके राव। उसके पास छोटा राजन गैंग की बैकिंग थी और एक सीजन्ड क्रिमिनल उस जेल से बाहर निकला था। छोटा राजन गैंग के अंदर डीके राव का काम बहुत तेजी से चल रहा था। दिमाग से तेज और जुबान से मीठा ऐसी उसकी पहचान बनी हुई थी। वो आए दिन नए नए दोस्त जोड़ते ही चला गया था। उसके बारे में और एक बात बोली जाती है, जब भी कोई भी चोरी की जाती थी तो पूरा दिमाग और प्लानिंग डीके राव का होता था। उसकी जो प्लानिंग थी वो बहुत ही बारीकी से की गई प्लानिंग थी जो अक्सर फेल नहीं होती थी। इसीलिए डीके राव के प्लानिंग की चोरी में पकड़े जाने का डर बहुत कम रहता था। उतना ही नहीं तो चोरी का जो माल लूटा जाता था वो अकेला ऐसा एक गैंगस्टर था उसके जमाने में कि जितना भी माल लूटा जाता था चोरी का उसके अंदर से मेजॉरिटी पार्ट वो अपने साथियों में डिस्ट्रीब्यूट करता था और खुद के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट रखता था। इन दो इंपॉर्टेंट चीजों की वजह से डीके राव छोटा राजन गैंग के अंदर पॉपुलर होने लगा था। लोगों को उसके साथ काम करने में मजा आ रहा था। उस जमाने में मुंबई के अंदर छोटा राजन गैंग और डी कंपनी के अंदर जंग छिड़ी हुई थी। दोनों गैंग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रही थी। डीके राव छोटा राजन गैंग में था तो जाहिर सी बात है वो भी अब इस जंग का हिस्सा बन चुका था। छोटा राजन ने कसम खाई थी कि 1993 के जो मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सब को वो मार देगा। डीके राव और उसके साथियों को भी ऐसा ही एक मिशन सौंपा गया था, ऐसा ही एक ऑपरेशन सौंपा गया था। शेख मोहम्मद एहतेशाम और बाबा मूसा चौहान ऐसे ये जो दो लोग थे ये दो लोग 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे। उनका काम यह था कि रायगढ़ के किनारे से जो भी हथियार और बारूद आए हुए थे उन बारूदों को और हथियारों को रायगढ़ के किनारे से मुंबई के अंदर लेके आना। ये काम जो है इन दोनों ने किया हुआ था और इसीलिए छोटा राजन के हिट लिस्ट के ऊपर ये दोनों थे। ये दोनों ऑलरेडी पुलिस अरेस्ट के अंदर थे। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था और उनके ऊपर टाड़ा लगा दिया था। लेकिन छोटा राजन ने कसम खाई थी
कि वो सबको मार देगा जो लोग इन्वॉल्व है 1993 के सीरियल ब्लास्ट के अंदर, और इसीलिए छोटा राजन गैंग ने प्लान बनाया कि इन दोनों को पुलिस की कस्टडी में रहते हुए ही मार दिया जाए। 11 नवंबर 1993 का वो दिन था। डी के राव के साथ उसके साथी रमेश पुजारी, राजे गोरे, जयराम शेट्टी और विपिन खंडेराव, ये सब लोग एक मारुति एस्टीम के अंदर बैठकर निकल चुके थे कोर्ट की तरफ, जहां मोहम्मद एहतेशाम और बाबा मूसा को पेश किया जाने वाला था। लेकिन मुंबई पुलिस का खबरी नेटवर्क हाई अलर्ट पर था। मुंबई क्राइम ब्रांच को इस ऑपरेशन की भनक लग चुकी थी। डी के राव और उसके साथी जिस मारुति एस्टीम में बैठकर निकले थे कोर्ट की तरफ, ये मारुति एस्टीम जब दादर के सयानी रोड पर पहुंची तब अचानक से उनके सामने एक पुलिस जिप्सी वैन आ गई। पुलिस की वैन के अंदर क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर अंबादास पोटे थे। दोनों वैन, पुलिस की वैन और डी के राव की वैन, दोनों वैन सामने से एक दूसरे से टकराई। डी के राव और उसके दोस्त ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए रेडी नहीं थे, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। लेकिन पुलिस टीम पूरी तरह से रेडी थी। जैसे ही दोनों गाड़ियां टकराई तब बिना मौका दिए, बिना कोई वार्निंग दिए, इमीडिएटली पुलिस ने मारुति एस्टीम के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। राजे और बिपिन दोनों पहले ही कुछ सेकंड्स के अंदर मारे जा चुके थे, क्योंकि वो आगे की सीट्स पर बैठे हुए थे। पीछे की सीट के ऊपर डी के राव, रमेश और जयराम थे। इन तीनों को भी गोलियां लगी हुई थी, लेकिन ये तीनों अब तक जिंदा थे। पुलिस ने फायरिंग रोकी नहीं थी, गोलियां बरसती गई। डी के राव और उसके दोस्तों की तरफ से भी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जवाब देने की कंडीशन में नहीं था। इन तीनों ने पुलिस की फायरिंग से बचने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रमेश और जयराम को इतनी गोलियां लगी थी कि वो हिल नहीं पा रहे थे। रमेश और जयराम दोनों की बॉडीज डी के राव के ऊपर आ चुकी थी। पुलिस को लगा कि सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं और इसीलिए उन्होंने फायरिंग बंद कर दी। पुलिस वहां से जा ही रही थी, तब जयराम के मुंह से आवाज निकली। उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था, उसके मुंह से आवाज निकली, अम्मा। जयराम की आवाज सुनते ही पुलिस एकदम अलर्ट हो गई और उन्होंने फायरिंग वापस शुरू कर दी। ये जो सेकेंड राउंड में शुरू हुई थी फायरिंग, उस राउंड के अंदर जो फायरिंग की गई उसमें डी के राव के पैर के अंदर भी गोली लगी। टोटल डी के राव की बॉडी में 19 गोलियां लगी हुई थी। जयराम और रमेश और उनके बाकी साथी सब लोग मारे जा चुके थे। डी के राव जिंदा था। जब उसके पैर में सेकंड राउंड के फायरिंग में जब गोली लगी, तभी भी उसने चू तक नहीं किया और मरने की एक्टिंग करता रहा। 19 गोलियां लगने के बाद भी डी के राव की सांसें चल रही थी। यह किसी मिरेकल से कम नहीं था। डी के राव को बहुत अच्छे से पता था कि अगर उसने थोड़ी सी भी आवाज की तो पुलिस आकर उसको मार देगी, और इसीलिए वो मरने की एक्टिंग करता रहा। कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर भी दिमाग ठंडा रखकर सोचने की उसकी काबिलियत वहां काम आई। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने इन 5 बॉडीज को एम्बुलेंस के अंदर डालकर मॉर्चुरी में वो लेके गए। एम्बुलेंस का दरवाजा खुलते ही डी के राव ने चीख चीख कर कहा कि मैं जिंदा हूं। वहां पर मॉर्चुरी का स्टाफ मौजूद था, डॉक्टर्स मौजूद थे, नर्सेस मौजूद थी। सबके सामने तो पुलिस डी के राव को गोली नहीं मार सकती थी। डी के राव को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और इस तरह से डी के राव पुलिस एनकाउंटर होने के बावजूद भी बच गया। दोस्तों, मुंबई पुलिस के पुराने ऑफिसर्स का यह बहुत ही फेवरेट किस्सा है। आज तक ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसे इतनी गोलियां लग गई हो और फिर भी वो जिंदा बच गया हो। अगले कुछ साल डी के राव को रिकवर होने में लगे। इस दौरान वो महाराष्ट्र के कई जेल्स के अंदर ट्रांसफर होता रहा। इस तरफ जेल के बाहर मुंबई के अंदर छोटा राजन और डी कंपनी के बीच की जंग चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। दोनों गैंग्स एक दूसरे के शूटर्स को, एक दूसरे के सपोर्टर्स को, एक दूसरे के फाइनेंसर्स को मारे जा रहे थे। डी कंपनी ने राजन गैंग का जो सपोर्टर था, जो फाइनेंसर था, बिल्डर,
ओम प्रकाश कुकरेजा उसका मर्डर कर दिया था, तो राजन गैंग के सुनील मडगांवकर ने ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस का जो चेयरमैन था वाहिद, उसका मर्डर कर दिया था। सन 2000 में सुनील मडगांवकर, जिसे माट्या भाई भी कहा करते थे, ये एक एनकाउंटर में, एक पुलिस एनकाउंटर के अंदर मारा गया। सुनील मडगांवकर के मरने का छोटा राजन को बहुत ज्यादा शॉक लगा हुआ था। उन दिनों छोटा राजन तो इंडिया के बाहर छिपाते हुए फिर रहा था। मुंबई के अंदर छोटा राजन गैंग की कमान सुनील मडगांवकर ने संभाल रखी थी। अब सुनील मडगांवकर का एनकाउंटर हो चुका था, तो अब राजन गैंग की कमान मुंबई के अंदर संभालेगा कौन, यह सबसे बड़ा सवाल छोटा राजन के सामने था। कई नाम इस लिस्ट के अंदर थे। ओपी सिंह, एजाज लकड़ावाला, रवि पुजारी, बालू ढोकरे, और आखिर में सबसे आखिरी नाम था डीके राव। जिस साल सुनील मडगांवकर मारा गया सन 2000 में, उसी साल सितंबर के महीने में बैंकॉक के अंदर छोटा राजन के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। किसी तरह छोटा राजन उस अटैक से बच गया, लेकिन यह बहुत बड़ी घटना थी। बैंकॉक के अंदर की राजन की लोकेशन डी कंपनी को, छोटा शकील को किसने दी, यह सबसे बड़ा सवाल था। जब यह अटैक हुआ, उस अटैक के बाद छोटा राजन ने अपने ही आदमियों के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, और इसी वजह से छोटा राजन की गैंग से रवि पुजारी, संतोष शेट्टी और गुरु साटम, इन तीनों ने अपना अपना गैंग शुरू कर लिया और वो छोटा राजन से अलग हो गए। एजाज लकड़ावाला ने छोटा राजन की गैंग छोड़ दी थी। बालू डोकरे, भारत नेपाली और फरीद तनाशा मारे जा चुके थे। राजन गैंग की इंडिया लीडरशिप के अंदर अब सिर्फ 3 ही लोग बाकी थे, ओपी सिंह, विकी मल्होत्रा और डीके राव। विकी मल्होत्रा छोटा राजन गैंग का जो बिजनेस था, नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस था, वो संभाल रहा था, और इसीलिए विकी मल्होत्रा को बाकी के सिटीज की जिम्मेदारी, मुंबई की जिम्मेदारी देना मुश्किल था। जब बालू ढोकरे जिंदा था, तब बालू ढोकरे ने छोटा राजन को यह बात बताई थी कि ओपी सिंह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तो ओपी सिंह कोई दूसरा गैंग ज्वाइन कर सकता है, या फिर रवि पुजारी और संतोष शेट्टी की तरह ओपी सिंह भी अपना खुद का गैंग शुरू कर सकता है। बालू डोकरे के मरने के बाद कुछ और लोगों ने भी छोटा राजन को यही बात बताई थी ओपी सिंह के बारे में, और इसीलिए छोटा राजन ने यह तय किया था कि वो ओपी सिंह को मरवा देगा। छोटा राजन गैंग की तरफ से इंडियन अथॉरिटीज को यह टिप दी गई थी कि ओपी सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाला है। यह बात है 2001 की। जो टिप दी गई थी, उसके हिसाब से इंडियन अथॉरिटीज ने ओपी सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया और उसे नासिक जेल भेज दिया था। छोटा राजन ने डीके राव को ऑर्डर दे दिया था कि वो ओपी सिंह को जेल के अंदर ही मरवा दे। उस वक्त डीके राव मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद था। डीके राव के अपने जेल अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट बड़े अच्छे थे। डीके राव ने उन कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और खुद को और उसके कुछ साथियों को आर्थर रोड जेल से नासिक जेल में ट्रांसफर करवा लिया। ओपी सिंह को भनक लग चुकी थी कि छोटा राजन उसे खत्म करना चाहता है, और जब ओपी सिंह ने नासिक जेल के अंदर डीके राव को देखा, तब यह डाउट उसके दिमाग में जरा भी नहीं आया। उसका कारण यह था कि ओपी सिंह के मुकाबले डीके राव छोटा सा, दुबला पतला सा था, तो ओपी सिंह को डीके राव से कोई डर नहीं लगता था। और तो और डीके राव का बैकग्राउंड किसी शातिर क्रिमिनल का नहीं था, एक चिंदी चोर का था, और इसीलिए पूरी राजन गैंग के अंदर डीके राव को कोई सीरियसली नहीं लेता था। डीके राव और उसके साथी नासिक जेल के अंदर ट्रांसफर हो चुके थे, लेकिन फिर भी डीके राव ने ओपी सिंह के ऊपर अटैक करने का कोई ट्राई नहीं किया। वो शांति से वेट कर रहा था सही मौके की। डीके राव और उसके साथियों को नासिक में आकर करीब 1 साल हो चुका था, और अब तो ओपी सिंह भी बहुत ही रिलैक्स हो चुका था। 1 साल बीत चुका था, दोनों और उसके जो साथी थे वो सारे नासिक जेल के अंदर साथ में थे। तो ओपी सिंह को अब ये कंफर्म हो चुका था कि उसे डीके राव से या किसी और से भी कोई भी खतरा नहीं है। 23 नवंबर 2002 का वो दिन था। डीके राव, उसके 13 साथी
ओपी सिंह और बाकी के कुछ कैदी, ये सब लोग मिलकर नासिक जेल के अंदर क्रिकेट की मैच खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक से डीके राव के इशारे पर डीके राव के एक साथी ने लात मारकर ओपी सिंह को गिरा दिया, ग्राउंड के ऊपर ही गिरा दिया। जैसे ही ओपी सिंह नीचे गिरा, डीके राव उसके पास भागता भागता आया। तब तक बाकी के साथियों ने ओपी सिंह को दबोच कर रखा हुआ था। डीके राव के हाथ में एक रस्सी थी, उसने पीछे से आकर ओपी सिंह के गले पर वो रस्सी बांधी और उसका गला दबा दिया। डीके राव वहां से तब तक नहीं हिला जब तक ओपी सिंह की सांसें टूट ना जाए। बाद में जब इस घटना की जुडिशियल इंक्वायरी हुई तब डीके राव और उसके साथियों पर मर्डर का केस फाइल किया गया और 11 जेल ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। 11 साल की सजा काटने के बाद डीके राव को छोड़ दिया गया। उसके ऊपर के ऑलमोस्ट सारे सीरियस चार्जेस, सीरियस केसेस खत्म हो चुके थे। जेल से निकलने के बाद उसने खुद के लिए धारावी में, मुंबई के धारावी में एक आलीशान घर बनाया और अपनी छवि सुधारने के लिए एक एंटी करप्शन फोरम शुरू किया। आज की तारीख में दोस्तों, डीके राव अपना समय समाज सेवा में बिताता है और लोगों को योगा सिखाता है। डीके राव अभी भी राजन गैंग से जुड़ा है या नहीं, वो या तो वो खुद या तो पुलिस ही बता सकती है। आपको क्या लगता है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।